एक ऐसे सोसाइटी को इमेजिन करो जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं कर रही, बर्थ रेट और डेथ रेट एकदम लो है। तो आज के इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं नेटफ्लिक्स के एक सीरीज़ का एग्जांपल लूँगा जो कि बेस्ड होगा डेमोग्राफी ट्रांजिशन के आखिरी स्टेजेस पे, जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो इमेजिन करो एक ऐसे सोसाइटी को जहाँ पर बच्चा पैदा करना इलीगल है। समय इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि लोग एक सिरम लेके खुद को जवान कर रहे हैं, सालों साल जिंदा रह रहे हैं और बदले में सिर्फ उनको अपनी फर्टिलिटी की कुर्बानी देनी पड़ रही है। और इधर एक ऐसे पुलिस फोर्स का गठन किया गया है जो कि नेचुरली बॉर्न बच्चों को पकड़ रहे हैं और मार रहे हैं उनके फैमिली के साथ। और इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है कि पॉपुलेशन को ग्रो नहीं होने देना, 1% से भी बढ़ने नहीं देना। बची हुई नेचुरल रिसोर्सेज को प्रेजेंट पॉपुलेशन में स्पेंड करना है ताकि उनको एक क्वालिटी लाइफ मिल सके। कहीं ना कहीं थैनोस की आइडियोलॉजी भी इधर से इंस्पायर्ड है। आबादी बढ़ती गई, साधन कम होते गए और हम बर्बादी के कगार पे थे, तब मैंने एक रास्ता निकाला। इस सोसाइटी में ना ही कोई बच्चा है ना कोई बुढ़ा, जिसको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों के ऊपर। ये दोनों एज ग्रुप उस सोसाइटी में ना दिखने का सिर्फ रीज़न है द सिरम के वजह से ना कोई बच्चा पैदा कर पा रहा है और ना कोई बुढ़ा हो रहा है। और बची हुई पॉपुलेशन 100, 200, 300 साल से जवान है, वर्किंग एज में है। इधर एक इंडिविजुअल की हाईएस्ट प्रायोरिटी उसके वंश को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि सोसाइटी में एक फेक स्टेटस मेंटेन करना है, अपनी लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी बढ़ाना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। खैर, ये स्टोरी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जिसका काम ही है ऐसे बच्चों को ढूंढना और उन फैमिली को ख़त्म कर देना। आशा करता हूँ इस 30 मिनट के एपिसोड को आप खुद देखें और इस स्टोरी को खुद एंजॉय करें। ऐसी सोसाइटी धीरे धीरे रियलिटी बनती जा रही है। सबसे फेमस इसका एग्जाम्पल होगा साउथ कोरिया, जहाँ पे लोग बच्चा पैदा करने की क्षमता खो रहे हैं। लोग एक फेक स्टेटस मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल है वहाँ पर एक सिंपल जॉब के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ रहा है। साउथ कोरिया एक डेवलप कंट्री है और डेमोग्राफी ट्रांजिशन के आखिरी स्टेज में फिट बैठती है। आगे हम इंडिया की डेमोग्राफी ट्रांजिशन के बारे में जानेंगे। नेटफ्लिक्स सीरीज और साउथ कोरिया के जो एग्जाम्पल हमने देखे उससे हमें एक चीज़ जो कॉमन मिला वो था डेवलपमेंट और फर्टिलिटी रेट। दोनों कभी एक साथ नहीं जाते, एक डायरेक्शन में नहीं जाते। अगर फर्टिलिटी रेट या फिर बर्थ रेट बोल इधर जा रहा है तो डेवलपमेंट बोलेगा मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में भी यही सेम चीज़ हुआ था। वो अपने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बच्चों को मार दे रहे थे या फिर फर्टाइल कर देते, इनफर्टाइल कर देते थे लोगों को। ठीक है, और साउथ कोरिया में भी सेम हो रहा है। लोग डेवलपमेंट, वो तो ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, और वहाँ पर नेचुरली फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। इंडिया भी ठीक इसी लाइन पे है। अभी हम ये देखते हैं कि इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है। हम जो डेमोग्राफी ट्रांजिशन इतना सारा देखे, इतना सारा थ्योरी हम पिछले प्रीवियस वीडियो में देखे थे, इंडिया कौन से स्टेज में, सेकंड और थर्ड स्टेज में है। इंडिया पहले के 20-30 साल इससे मतलब 90s से ऑलमोस्ट 2010 तक इसी स्टेज में था, जहाँ पर बर्थ रेट हाई थी और डेथ रेट कम हो रही थी। ठीक है, लेकिन अभी इंडिया एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पर इंडिया की बर्थ रेट भी कम हो रही है। ये बर्थ रेट वाला लाइन है। ठीक है, बर्थ रेट इंडिया की अभी कम हो रही है, डेथ रेट वैसे भी कम हो रही है। और डेथ रेट कम होने का रीज़न क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, मेडिकल फैसिलिटीज़ जब गवर्नमेंट अच्छी बना देती है और लोग अवेयर हो जाते हैं, लोग डेवलप हो जाते हैं, लोग बच्चा पैदा कम करने लग जाते हैं, लोगों का प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। पहले जब लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं जानते थे तब क्या करते थे, घर पर बैठे बैठे करना है क्या काम, चलो कुछ बच्चा पैदा कर लेते हैं, तो वो प्रायोरिटी होती थी। इसीलिए आगे मैं गूगल का डेटा आपको दिखाऊंगा, गूगल का ग्राफ आपको दिखाऊंगा। तो अभी इंडिया अभी कौन से स्टेज में, ऑलमोस्ट थर्ड स्टेज में है, जहाँ पर वो हमारा बर्थ रेट भी कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है। इसके बाद इंडिया यहाँ पर जो फोर्थ स्टेज में होते हैं, यहाँ पर सारे डेवलप्ड कंट्री होते हैं और यहाँ पर फिफ्थ में जिसको हमने पढ़ा था वो और भी ज़्यादा डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड कंट्री होती है। ठीक है, जैसे कि जर्मनी वेरी लो। हमारे नेटफ्लिक्स सीरीज़ वाला एकदम सिनेरियो वो वैसे कंट्रीज़ यहाँ पे आ जाएंगे एकदम। और इस सारे स्टेजेस के आप रीजंस यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि किस रीज़न के वजह से इन सारे कंट्रीज़ में बर्थ रेट और डेथ रेट लो होती है और हाई है। ठीक है, यहाँ पर नीचे उन सब का रीजंस यहाँ पे दे रखा है। ये आप एक बार आप रीड करके खुद से जान सकते हो। ये है हमारा गूगल का डेटा।
जहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट कैसे कम होती जा रही है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट अभी देख लीजिए, अभी 2021 का डेटा है, 2021 में 2.03, या फिर ऑन एन एवरेज इंडिया में एक वुमेन 2 बच्चों को पैदा कर रही है। ठीक है, क्या ये डेटा आज से 70 साल, जब इंडिया जब वो हुआ था 1960s की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 1960s में डेटा कुछ और ही था। तब उस टाइम क्या था कि ऑन एन एवरेज एक वुमेन कितना बच्चे पैदा कर रही थी, 5.92, या फिर मतलब कि औरतों की फर्टिलिटी ज़्यादा थी और अंडर कंट्री कम डेवलप था, इसीलिए उस टाइम में फर्टिलिटी रेट या फिर बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे थे। ठीक है, और और उसके बाद हम और थोड़ा आगे जाते हैं, 30-40 साल बाद 1985। ठीक है, 1985 में आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो थोड़ा सा फर्टिलिटी रेट कम हो गया है। ठीक है, और अभी देख लो 2000 का, देख लो 2002 एकदम और भी कम हो रहा है, और 2021 में देख लो। ठीक है, अभी हम दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ का देख लेते हैं, जैसे कि चाइना। ऑन एन एवरेज एक वुमेन कितना, ये 1.16 बच्चों को पैदा कर रही है, यानी कि ऑन एन एवरेज है, इसीलिए पॉइंट में आंसर है। ठीक है, और अब पाकिस्तान का देख लो, पाकिस्तान का डेटा। आखिर के 2 स्टेजेस जो हमने देखे थे, ये दोनों स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के। इंडिया इस स्टेज में जाने की कोशिश अभी फिराक में है। ठीक है, इसका मतलब ये कि इस स्टेज में जितने सारे बच्चे पैदा हुए, इन दोनों स्टेज में जितने सारे बच्चे पैदा हुए, जो मतलब हमने अभी जो डेटा देखा कि हमारी फर्टिलिटी रेट 5 में थी आज से 30-40 साल, या फिर तो उस टाइम में जो बच्चे पैदा हो चुके थे, यानी कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो चुकी थी, ये जो हमारा इंक्रीज़ नेचुरल इंक्रीज़ वाला देख रहा है कि मतलब कि हमारी पॉपुलेशन नेचुरली इंक्रीज़ हो रही थी। ये इंक्रीज़ के टाइम में जो बच्चे पैदा हो चुके थे, वो तो इस टाइम के लिए अब जवान हो चुके होंगे, है ना? अब वो जवान बच्चे या फिर वर्किंग एज में होंगे, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो उसको हम डाल देंगे क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड में। डेमोग्राफिक डिविडेंड को जानने के लिए हम उस टर्म को जानने के लिए हम 2 चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या फर्स्ट टर्म जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी कि अभी जो मैंने बोला, जो पिछले 20-30 साल पहले जब पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही थी, जब जो बच्चे पैदा हो चुके हैं वो तो अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, यानी कि काम करने के लिए अभी सक्षम हो रहे होंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन में। ठीक है, तो उनका एज जनरली क्या होगा, 15 से लेकर 64 साल के बीच में उनका एज होगा, है ना? वो काम करने के लिए सबसे ज़्यादा सक्षम होंगे। ठीक है, और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन दोनों पॉपुलेशन का मिक्सचर होता है। आप डायग्राम से देख सकते हो, यहाँ पर रीड करके भी देख सकते हो, मतलब कि 15 साल से कम वाले बच्चे और 65 साल से बड़े वाले लोग, बुड्ढे। ठीक है, उन दोनों को मिला के, क्योंकि वो डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर, इन वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर। आगे हम देखते हैं व्हाट इज़ डेमोग्राफी डिविडेंड। अभी जो हमने जो बोला, ये 2 टर्म मैंने जो पढ़ा, आप ध्यान से सुने होंगे। पहला क्या होता है, डेमोग्राफी डिविडेंड इज़ अ फिनोमेना व्हेन अ कंट्री, जब एक पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में शिफ्ट आता है। ठीक है, जब हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन के टू हैविंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ एक हाई प्रोपोर्शन इस जगह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है, एक ऐसा टाइम था जब हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और एक ऐसे टाइम में शिफ्ट हो जाना जहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो अब मतलब कि इसका मतलब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूथ वाला कंट्री है ना? इसलिए हमारी इंडिया को एक यूथ वाला कंट्री बोला जाता है, और उसके पीछे का रीज़न ये है। और यहाँ पर डेमोग्राफी डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कैसे टाइम को डेमोग्राफी डिविडेंड कहा जाता है, जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो या फिर मोर देन हो डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, है ना? काम करने वाले सक्षम नागरिकों की संख्या अगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा हो। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आर ऑक्योरेंस इन अ कंट्री दैट एन्जॉय एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बोल रहा है कि जब एक कंट्री में इकोनॉमिक मतलब कि डेमोग्राफी डिविडेंड बढ़ता है, तो क्या होता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के चांसेस होते हैं अगर उन यूथ को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये डायग्राम को आप अच्छी तरह से देख के समझने की कोशिश करिए, काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से ये बनाया गया है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने वाला बच्चा ये इस डायग्राम को याद कर सके और इजीली इस
थ्योरी को समझ जाए, ठीक है। तो डेमोग्राफी डिविडेंड को समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद उसको अगर इकोनॉमिक यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है ये, ठीक है। तो यहाँ अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बढ़ रही है तो फिर क्या आ जाएगा, वो उनको अगर राइट एजुकेशन और ट्रेनिंग स्किल्स दिया जाए, अगर बच्चे हमारे पास है, उन बच्चों के अंदर जोश होता है, ठीक है। मतलब इस एज के अंदर तो बहुत ज़्यादा जोश होता है क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज हो रहे होते हैं, उनके बॉडी में कुछ करने का एक जुनून होता है, ठीक है ना। उनको अगर राइट एजुकेशन ट्रेनिंग और स्किल्स सिखा दिया जाए तो उनके बॉडी के जो एनर्जी होती है वो उसको सही डायरेक्शन में लगाएंगे, है ना, गांजा वांजा नहीं फूकेंगे, ठीक है। तो और उनको अगर इंडस्ट्रियल सिस्टम विथ अपॉर्चुनिटी पर उस टाइम ये उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग देने के बाद अगर इंडस्ट्री भी सेटअप कर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, तो उससे क्या लीड होगा, एम्प्लॉयमेंट। बच्चों को शिक्षा मिल गई, उनके लिए इंडस्ट्रियल से सेटअप्स कर दिया आपने, इंडस्ट्रियल सेटअप हो गए करने के बाद उनके पास जो नॉलेज था वो अब लेके जाएंगे कंपनी के पास और कंपनी में मिलेगी उनको जॉब, ठीक है। तो अब मैक्सिमम यूथ का अब आप क्या कर रहे हो, इधर आपके पास एक हाथ में इंडस्ट्रीज़ है, दूसरे हाथ में यूथ है ना, काबिल यूथ जिनको आपने एजुकेशन अच्छी ट्रेनिंग दी है, ठीक है। और उधर से क्या होगा, एजू एंड अर्निंग और जॉब प्रॉस्पेरिटी होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, कैसे, एम्प्लॉयमेंट होगी, बुद्धि होगी दिमाग में, हाथ में पैसा होगा, तो वो पैसों को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, है ना, सट्टेबाजी में नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से यहाँ पे राइट एजुकेशन लेके आए, है ना। तो यहाँ से वो अब कंजप्शन, डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो हमारे डोमेस्टिक मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो पैसा अर्न करेंगे उसको सही तरह से सर्कुलेट होगा और इकोनॉमी ग्रोथ होगा, यहाँ से होगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। सही इंसान के हाथ में सही टाइम में जब पैसा जाएगा तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। तो ये था एक सिंपल सा डायग्राम, आई होप आप समझ गए होंगे डेमोग्राफी डायग्राम का एक कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे अगर हमारे एक यूथफुल कंट्री है हमारा, जैसे कि हमारा इंडिया, उसको अगर सही राइट नॉलेज मिले और सही अपॉर्चुनिटी मिले तो वो क्या कैसे क्या कर सकता है, सही डिसीजन ले सकता है और कंट्री के ग्रोथ में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, तो अब इंडिया की स्टोरी का थोड़ी सुन लेते हैं। डेमोग्राफी इन इंडिया हैज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन एजिंग वर्ल्ड। इन 2020 और 2018 में पता चल गया क्या कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है। क्यों? क्योंकि इधर की मीडियन एज जो है वो 28 है, जो कि बाकी के डेवलप कंट्री, हमारे आसपास के डेवलप कंट्री से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाइना का है 37, 47, ये पर मतलब कि ऑन एन एवरेज, मतलब कि मीडियन एक टाइप का एवरेज है जिसको एक बीचों बीच वाला संख्या लिया जाता है, ठीक है, और एवरेज के एकदम पास होता है, मीन के आसपास होता है, ठीक है। तो इन 2018 इंडिया वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि इस नंबर के बीच वाले एज के नंबर लोगों को माना जाता है, हैज़ ग्रोन लार्जर दैन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये हम डेमोग्राफी डिविडेंड में कब घुस गए, 2018 में, ठीक है। और वर्किंग पॉपुलेशन में इसका मतलब हमारा ज़्यादा बढ़ गया है, और ठीक है। और दिस बल्ज इन द वर्किंग पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बी लास्ट। हाँ, ये जो 2018 में हम घुसे तो वो कब तक रहेगा, 2055 तक रहेगा, 37 ईयर्स तक ये हमारे बीच में रहेगा। ओके, डेमोग्राफी डिविडेंड, तो यूएनएफपीए ने एक चीज़ घोषणा की थी, क्या, कि विंडो ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड जो है उसकी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में 5 डिकेड्स तक रहेगा। मतलब कि 2005 से लेकर 2055 तक, ये बहुत साल पहले किया था, लेकिन इंडिया घुसा एक्चुअली में 2018 में, है ना। तो ये पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि 2005 में घुसेगा, लेकिन घुसा एक्चुअली 2018 में, ठीक है। उन्होंने लेकिन ये रहेगा 2055 तक, है ना। मोर देन एनी अदर कंट्री है, हमारे आसपास के डेवलप कंट्री में इस पोजीशन में जाके निकल भी चुके हैं, है ना, लेकिन बहुत कम समय के विंडो के पीरियड में रहे थे वो। हमारी कंट्री को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस पीरियड में रहने के लिए। विंडो इज़ अवेलेबल एट डिफरेंट टाइम इन द डिफरेंट स्टेट, और ये वो भी बोल रहा है कि ये विंडो पीरियड मतलब कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो हर एक कंट्री की रहेगी वो हर स्टेट की अलग रहेगी, क्योंकि हमें पता है हमारे जितने भी 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट की कंडीशन अलग है।
कोई पुअर स्टेट है, कोई ज़्यादा रिच स्टेट है, कहीं पे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, कहीं इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, कहीं डोमेस्टिक ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, कहीं ट्रेड ही नहीं हो रहा, कहीं घोटाले ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स अ थिंग, इसीलिए वर्किंग एक पॉपुलेशन हर स्टेट में अलग रहेगा इंडिया के एक कंट्री में। तो ये UNFPA ने बहुत साल पहले बता दिया था। ओके, जो उसके बाद जो है इंडियन पॉपुलेशन बाय एज, ठीक है, तो हमने ये सेम चीज़ देखा है, तो हम बस ये डायग्राम के माध्यम से ये देख सकते हो। आई होप सो आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं था। तो अभी हम देखते हैं कि पोटेंशियल जो हमें है हमारे पास, उसको वो उसका बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं, ठीक है, इनकी कैसे। हाँ, एनहांस लेबर प्रोडक्टिविटी, जैसे कि मैंने पहले देखा है बताया कि सही एजुकेशन और सही स्किल ट्रेनिंग के साथ हम अपने यूथ को सही शिक्षा दे सकते हैं, उनको सही काबिल बना सकते हैं। एक काबिल इंसान सही मतलब कि कुछ भी कर सकता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, और उनको सही नॉलेज देने की ज़रूरत है। डेमोक्रेट कैन लीड्स टू डी एक्सेलरेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, तो जैसे कि हमने बोला कि फर्टिलिटी रेट डेवलपमेंट के अपोजिट होती है ना। तो अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारे मतलब कि बर्थ रेट कम होगी, तो बच्चे कम पैदा होंगे, कम रिसोर्स को हम जिंदा रहने वाले लोग जो भी जिंदा होंगे उनको ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है। और रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आता है, डिक्रीज फर्टिलिटी रेट्स एनेबल द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो जो मतलब कि अगर फर्टिलिटी रेट कम होगी, बच्चे कम पैदा होंगे, तो वहाँ पर जो सारे रिसोर्सेज बच्चे पैदा करने के टाइम में यूज़ होते थे, माने कि मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर उसके बाद के जो मेडिकेशन या फिर बाकी के एक पेरेंट्स जो मतलब कि बच्चा पैदा होने के 2 साल तक एकदम जितनी भी उनकी एनर्जी वहाँ ड्रॉन होती थी, अभी वो सारी एनर्जी वो काम पे लगाएँगे, देश के डेवलपमेंट में लगाएँगे, ठीक है। तो वही बता रहा है। तो वहाँ पर जो सारे रिसोर्सेज़ और एनर्जी यूज़ होने वाले थे, अभी वो कहीं और अच्छी जगह इस्तेमाल होगी, ठीक है। जो पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करने में इस्तेमाल होता था, अभी वो डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में इम्प्रूव ह्यूमन कैपिटल एंड वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल होगा। A declining total fertility rate will lead to a situation where a number of children enroll in the school is lower। ये और एक चीज़ है, एजुकेशन सेक्टर से है। एजुकेशन सेक्टर ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट एक कंट्री में कम होगा, तो एक स्कूल में कम बच्चे एनरोल होंगे, एक स्कूल में कम बच्चे एडमिशन लेंगे। इसका मतलब ये कि एक टीचर, मान लो कि एज अ टीचर आई कैन फील दिस सेंटेंस, कि एक टीचर को जब कम बच्चे मिलते हैं तो वो उन कम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाता है, लेकिन एक टीचर को 60-70 बच्चे मिलेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी और हर बच्चे तक नॉलेज कम मिलेगा। जैसे कि आप सबसे अच्छा एग्जांपल ये ले सकते हो कि मान लो हर पेरेंट्स अपने बच्चे को एक प्राइवेट ट्यूटर के पास भेजता है, वो ऐसे टीचर के पास कभी नहीं भेजता जहाँ पर 6-7 बच्चे हो, 20-25 बच्चे हो, वहाँ पर वो ट्यूशन भेजना कम पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता है उसके बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिले, उसके बच्चे की पढ़ाई एनहांस हो। बस यही है इस सेंटेंस का मतलब। हाँ, और एक जो यहाँ पर जो बेनिफिट हम ड्रॉन करेंगे वो क्या है, इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्क फ्लोर्स। जैसे कि डेवलपमेंट बढ़ेगी, फर्टिलिटी रेट कम होगी, तो वुमेन्स लोगों को मतलब कि जैसे कि हम सबको पता है कि वुमेन्स का एक मतलब कि बच्चे पैदा करने में और जो दौरान प्रेगनेंसी पीरियड होता है यार, उसके बाद भी बच्चा पैदा होने के बाद भी वो अपनी उनकी एफिशिएंसी थोड़ी ना कहीं अफेक्ट होती है, क्योंकि उनके एक दिन की जितनी भी एनर्जी होती है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एक बच्चे को डिनोट करते हैं, इसीलिए उनका एफिशिएंसी में वो चीज़ झलकता है, ठीक है। तो जैसे अगर वो फर्टिलिटी कम होगी, बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, तो वो अपना मैक्सिमम ध्यान कहाँ पे डिनोट कर पाएंगे, काम पे, एफिशिएंसी पे, है ना। इसीलिए वुमेन की मतलब कि जो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, है ना, और मतलब वुमेन एम्पावरमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, अब जो चैलेंजेस हैं मतलब कि डेमोग्राफी डिविडेंड इंडिया के अंदर क्या क्या चैलेंजेस लेके आता है, या फिर जनरली क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। ये एसिमेट्रिक डेमोग्राफी, ये जो है, आप पुअर स्टेट इधर रेड कलर में आप देख सकते हो, ये डिनोट करता है कि
एक पुअर स्टेट में डेमोग्राफी डिविडेंड पहले आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक पुअर स्टेट है, मान लो कोई भी XYZ हमारी कंट्री का एक स्टेट है जो बहुत पुअर है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने जब पहले पढ़ा है कि एक पुअर स्टेट में या पुअर कंट्री में क्या होता है, फर्टिलिटी रेट या बर्थ रेट ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चे वहाँ पर ज़्यादा पैदा हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होती है उस स्टेट में या कंट्री में, तो बच्चे पैदा होने कम होते हैं, डेवलपमेंट बढ़ रही होती है ना। तो वो बच्चे जो पहले पैदा हो चुके हैं वो तो धीरे धीरे बड़े होंगे ना, वो वर्क फोर्स में ज्वाइन करेंगे। तो ये सेम चीज़ है। अगर इंडिया का कोई भी एक कंट्री है XYZ, ठीक है, मान लो कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर पहले पुअर वो हुआ करते थे, लेकिन अभी अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो लीस्ट डेवलपमेंट जो पहले के पीरियड के वजह से जो बच्चे पैदा हो चुके हैं, वो अभी क्या करेंगे, वर्क फोर्स में ज्वाइन करेंगे या फिर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्वाइन करेंगे। इसीलिए वहाँ पर डेमोग्राफी डिविडेंड पहले आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड स्टेट्स, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे तक। और एक चैलेंज जो है डेमोग्राफी डिविडेंड का, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर यूथ हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत है, यूथ बहुत है, अगर उनको सही नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स नहीं सिखाया तो वो अपने बॉडी के जो एनर्जी जो उनके अंदर तूफान मच रहा है उसको गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, एक हीरो की जगह एक विलन बन जाएंगे, क्योंकि वो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो डिनोट करेंगे। इसीलिए सही नॉलेज, राइट स्किल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो और एक जो है जॉबलेस ग्रोथ, अगर उनको स्किल्स सिखाए, एजुकेशन सिखाए, उसके साथ उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप करो, कंपनीज सेट करो, ये सब गवर्नमेंट का काम है। नहीं तो वो नॉलेज तो होगा लेकिन वो नॉलेज अप्लाई करने के लिए जॉब नहीं होगी, यानी या फिर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस होगी, ठीक है। यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक वर्ड ये यूज़ कर रखा है, डी ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर रहे हो तो वो दैट्स अ थिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप यूथ को अपग्रेड भी करना ज़रूरी है। यहाँ पर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में बताया, जो कि एआई जैसा होने वाला है, एआई से रिलेटेड होने वाला है। तो एआई अपडेटेड यूथ को भी करना पड़ेगा। तो दैट्स अ थिंग, यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।